आप सभी 10वीं के स्टूडेंट्स लोगों को मेरा नमस्ते। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के लिए व्याकरण के अंतर्गत समास प्रकरण के बारे में जानेंगे। समास प्रकरण ये आप लोगों के लिए कोई नया विषय वस्तु नहीं है, विषय नहीं है, क्योंकि समास इससे भी पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने जाना है और समझा है और उससे संबंधित प्रश्नों को हल भी किया है। मेरा वीडियो बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि कक्षा 10वीं का जो आप लोगों का बोर्ड का पैटर्न है, उस पैटर्न में व्याकरण के अंतर्गत समास इस प्रकरण से 3 अंक के प्रश्न आते हैं। हालांकि यह 3 नंबर हमको लगता है कि बहुत कम है, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तव में यह 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर ऐसे करते करते करीब करीब हमारा 50 में से 100 में से करीब करीब 25 से 30% जो है वो हमारे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्रश्न से ही कवर होता है। तो हम हर चीज को भाई ये 2 नंबर का है तो इसमें क्या ध्यान देंगे, ये 1 नंबर का है तो इसमें क्या ध्यान देंगे, ऐसा समझते हैं और जनरली उसकी तरफ में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे अंकों के ऊपर में और रिजल्ट पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों को चाहे वो प्रश्न 1 नंबर का हो, चाहे वो प्रश्न 10 नंबर का हो, हमको हर प्रश्न में यही उद्देश्य रखना चाहिए, यही टारगेट रखना चाहिए कि हमारा वह नंबर कम ना हो, हमको पूरे में पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो समास प्रकरण से भी हमारा वही तात्पर्य है कि 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर ही हम हमारा क्यों खराब करें, हम उस 3 नंबर को कवर करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस साल भी हमारा जो बोर्ड का नया जो पैटर्न आया हुआ है, 30 से 40% कोर्स की हमारे कटौती हुई है, उसके अंतर्गत जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से, तो उसमें भी समास का प्रकरण जो है वो 3 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ पे हटाते हैं और आगे चलते हैं कि समास एक्चुअल में क्या है। समास अपना जगह पे एक विशेष महत्व रखता है और वो है आपका कि समास जो है अगर इसमें सम धन अस, देखिए समास शब्द को हम 2 भागों में तोड़ते हैं, एक है सम और दूसरा शब्द है अस। सम और अस को जब अपन मिलाते हैं तो समास होता है। सम का मतलब होता है भली प्रकार से, भली भांति, और अस का मतलब होता है फेंकना, है ना। इसका मतलब धात्विक जो अर्थ है वो ये निकलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि भली प्रकार से फेंकना या भली प्रकार से अस करना। तो इसका मतलब है संक्षेप में, इसका अगर अपन अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब होता है संक्षेप में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हम इसकी परिभाषा जानना चाहते हैं समास की कि समास है क्या वास्तव में, तो यह है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा है, पदों का मेल। ठीक है ना, ठीक है। संधि जो था वो अलग था, संधि का प्रकरण में भी अपन ने पढ़ा था, तो वहां पे वर्णों का मेल था, यहाँ पे पदों का मेल है। तो 2 या 2 से अधिक पद जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहां पे विकार जो होता है वह समास होता है। तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं समास के बारे में कि समास जो है वो पदों के बीच में समास के समय में विभक्ति नहीं रहती। जो समास प्रकरण है, अपन जब सामासिक शब्दों को पढ़ते हैं तो उनके बीच में, ठीक है ना, पदों के बीच में, जिन पदों के बारे में अपन बात करते हैं, जिनका मेल हो रहा है, उसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी विभक्ति नहीं रहती। ठीक है, समास युक्त पद जब एक पद बन जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि जितने पद दिए हुए हैं और वो मिलकर जब उसका मेल होता है तो वो एक पद बनता है। तो वो जो एक पद बन जाता है तो इसके कारण वो अंत में एक विभक्ति जो है वो उसमें लगती है। ठीक है, तीसरी बात है
कि समास अलग करने को, मतलब कि समास को यदि अपन अलग करते हैं तो हम उसको संस्कृत व्याकरण की भाषा में कहते हैं कि उसका विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? विग्रह करना, मतलब कि अलग करना। ठीक है। और समास जोड़ने को समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है। अब अपन सीधा चलते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद अपने कितने होते हैं? तो समास के भेद होते हैं अपने मुख्य रूप से 4 प्रकार के समास के भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 और समास आते हैं। मुख्य रूप से आपके समास के 4 प्रकार हुए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये मुख्य 4 प्रकार हुए। और इन चारों प्रकारों के बाद में तत्पुरुष के अंतर्गत 2 और प्रकार हुए। ठीक है। 2 प्रकार कौन से हैं? एक है आपका कर्मधारय समास और एक होता है आपका द्विगु समास। तो कुल मिला के तत्पुरुष समास अपने आप में एक समास हुआ और उसके 2 और अन्य समास हुए, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो सबसे पहले अपन एक पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास जो होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एक जो पद होता है वो अव्यय होता है। इसमें एक पद जो होता है वो अव्यय होता है। ठीक है ना। समझ वाली बात कि इसमें जो प्राय जो पद प्रधान होता है, जो प्रमुख होता है, वह प्रथम पद होता है और वो एक अव्यय होता है। ठीक है। और अव्यय क्या होते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले एक और वीडियो जो जारी किया था, है ना, उस वीडियो में हमने अव्यय के बारे में बताया था। तो अव्यय क्या है, आप लोगों के बीच में जो असाइनमेंट्स आए हैं उसमें भी अव्यय के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना। तो अव्यय जो है वह इस प्रकरण से पहले मैंने अव्यय प्रकरण करवाया था और उसका जो वीडियो है उसको मैंने जारी किया था। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए इसी जो अभी अपन ये वीडियो बना रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप अव्यय की लिंक को जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है। मेरे द्वारा जो भी वीडियो जारी होते हैं उसमें उससे रिलेटेड, मतलब जो भी वीडियो रहता है उससे रिलेटेड जो अन्य वीडियो रहते हैं, ठीक है ना, उसके डिस्क्रिप्शन को मैं कोशिश करता हूं कि उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक को वीडियो की दे दूं, ताकि आप लोगों को उससे पहले वाले भी ज्ञान से या नॉलेज से जोड़ा जा सके। विषय से जुड़ने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके लिए अव्यय जो है वो मैं इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो अव्यय इसमें प्रदान होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है जैसे आपका पहला पद जो होता है उसमें या कोई उपसर्ग होता है अव्यय भाव समास में, और दूसरा पद जो है कोई संज्ञा शब्द हो सकता है। ठीक है ना। और समस्त पद जो है वो अव्यय जैसा बन जाता है। ठीक है। लेकिन समस्त पद का रूप नहीं चलता। ठीक है। अकारांत समस्त पद नपुंसक एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है। जैसे इसका एक अपन उदाहरण समझते हैं कि यथा कामम। देखिए यथा कामम ये अव्यय भाव समास है। ठीक है। तो इसमें यथा जो है वो क्या है? अव्यय। यथा जो है अव्यय है। जब आप अव्यय प्रकरण को देखेंगे उस वीडियो को, या आप अपने जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है संस्कृत की कक्षा 10वीं वाली, उसमें अव्यय को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक शब्द आएगा यथा। और मैंने आपको पहले कहा था कि अव्यय कैसे शब्द है, अव्यय के बारे में डिटेल से उस वीडियो में मैंने समझाया है। अव्यय जो ऐसे पद होते हैं जिनका वचन, लिंग, कारक ऐसे किसी भी प्रकार से कोई भी उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं ऐसे शब्दों को, है ना। ठीक है। लिंग और वचन के आधार पे उसके मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे सभी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसका डिटेल दिया हुआ है, आप जाके आप उस वीडियो की लिंक में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यथा कामम में यथा जो है वह आपका अव्यय हुआ। ठीक है ना। तो इसका विग्रह कैसे होगा? इसका विग्रह होगा कामम अनतिक्रम में, जिसका अर्थ है जितनी इच्छा हो उतना। यथा का मतलब होता है जितनी इच्छा हो उतना। ठीक है। दूसरा है अनुहरि। अब इसमें देखिए अनु क्या है? अनु जो है वो एक प्रकार का उपसर्ग है। ठीक है ना। और अव्यय है। ठीक है। तो अनुहरि
हरे है पश्चात, मतलब कि हरि के पीछे। यहाँ पे अनु का मतलब है अनुसरण करना या पीछे कर रहना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अव्ययभाव समास। एक और है अधिहरि, ठीक है ना। तो अगला है उपनगरम। उपनगरम का मतलब होता है नगर के समीप में, ठीक है ना, समीप के अर्थ में लिया गया इसका। इस प्रकार अव्ययभाव जो समास होता है वह आपका जो अर्थ है उसके किस किस अर्थ में अव्ययभाव समास आता है, तो एक समीप के अर्थ में, मतलब कि समीप होना उसके अर्थ में, ठीक है। अभाव के अर्थ में, जैसे अभाव के अर्थ में क्या होगा, आप है निर्जलम। निर्जलम जो है मतलब कि जल का अभाव, जल के अभाव में, तो अभाव में अगर आपका अर्थ आता है तो वहां पे भी अव्ययभाव समास आता है। इसी प्रकार सहित के अर्थ में, सहित का मतलब होता है इंक्लूड होना, सम्मिलित होना, सहित के अर्थ में, तो सचित्रम, चित्र के सहित, सहित के अर्थ में है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो है सचित्रम है ना, मतलब कि चित्र के साथ में, ठीक है। प्रतिगृहम, प्रतिगृहम का मतलब होता है यहाँ पे विप्सा के अर्थ में। विप्सा का अर्थ होता है कि पद की द्विरुक्ति हो, है ना, मतलब कि घर घर में, गृह गृहम, गृहम गृहम, प्रतिगृहम का मतलब होता है घर घर में, ये इसको बोलते हैं विप्सा का अर्थ, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना भाई घर घर में दिए जले, ठीक है ना, तो प्रतिगृहम मतलब कि घर घर में, ठीक है ना। यथा समयम, यथा समयम का मतलब होता है समयम अनतिक्रम में, मतलब कि अनुसार के अर्थ में, समय के अनुसार, यहाँ पे जो है अनुसार के अर्थ में। तो इतने प्रकार के जो विभक्ति के अर्थ मैंने बताया है विभक्ति के अनुसार, उसी प्रकार ये सब जो है वो अव्ययभाव समास में अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होता है तत्पुरुष समास। जैसे कि अपन ने अव्ययभाव समास में पढ़ा था कि इसमें प्रथम पद जो है वह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला जो पद है, पहले वाला पद नहीं, बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान था और अव्यय था। तत्पुरुष समास में दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है ना। और एक वास्तव में जो पहला वाला पद होता है वो बाद वाले पद का जो है वो अर्थ निश्चित करता है, ठीक है ना। अब आपका जो है इसमें तत्पुरुष समास के कई प्रकार होते हैं, विभक्ति के अनुसार इसके प्रकार होते हैं। जैसे प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, है ना। ये सब जो है आपके जितने भी प्रकार है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसके कुछ अपन उदाहरण समझते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास में रामस्य, है ना, मतलब राम का, ठीक है ना, रामस्य मतलब कि राम का, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका शास्त्र निपुण, शास्त्रों में निपुण, ठीक है ना, शास्त्रों में निपुण। इसी प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष है ग्रामगत, मतलब कि ग्रामम गत, ग्राम को गया हुआ। तृतीय तत्पुरुष का एक अपन उदाहरण लेते हैं ज्ञानहीन, मतलब कि ज्ञानेनहीन, उसका विग्रह क्या होगा, ज्ञानेनहीन, विग्रह है ज्ञानेनहीन, और सामासिक शब्द जो है वो है ज्ञानहीन, मतलब कि ज्ञानहीन मतलब ज्ञानेनहीन, ज्ञान से विहीन या ज्ञान से हीन, ठीक है ना। आगे में क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में अपना क्या है, जैसे चतुर्थी तत्पुरुष में लिया है यूप दारू, मतलब कि यूपाय दारू, मतलब कि यज्ञ के लिए लकड़ी, या दारू का मतलब लकड़ी से है, यूप का मतलब है यज्ञ, तो यूपाय मतलब कि चतुर्थी तत्पुरुष के लिए, उसका विभक्ति चिन्ह क्या लग रहा है, के लिए, यूपाय दारू मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी। पंचमी तत्पुरुष है ना, वृक्ष पतितः, मतलब कि वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः यह सामासिक शब्द है, इसका विग्रह होगा वृक्षात पतितः, है ना, मतलब कि वृक्ष से गिरा। तो यहाँ पे जो है वो पंचमी तत्पुरुष लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो से का अर्थ है वो अलग होने के लिए है, ठीक है ना, यहाँ से जो है वो अलग होने के अर्थ में है, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष देव भाषा, देव भाषा मतलब कि देवस्य भाषा, देवताओं की भाषा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे तत्पुरुष समास जो है वो मैंने अत्यंत संक्षेप रूप से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है।
ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे अभी विराम देता हूं और इसके आगे जो समास का जो बचा हुआ प्रकरण है वो इसके आगे वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभकामना, नमस्कार।